हेलो एवरीवन, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने फेरेंट इफेक्ट, कंपनसेशन ऑफ फेरेंट इफेक्ट और एनालिसिस ऑफ लॉन्ग लाइन का डिस्कस किया था। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास होने वाली है क्लास नंबर 24। इसमें हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग और भी कुछ चीजें उसमें हम ऐड करने वाले हैं। आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये लॉन्ग लाइन से ही हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक अभी होने वाला है वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपोगेटिव वेव। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या प्रोपोगेटिव वेव। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अभी किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रोपोगेटिव वेव। ठीक है, देखो, तो हम वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी को जैसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं, ठीक है, वही हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√LC। ठीक है, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इज नथिंग बट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को भी हम कैसे लिखते हैं, देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को भी हम इसी प्रकार से लिखते हैं 1/√LC। ठीक है, मतलब रेजोनेंट की कंडीशन कब पॉसिबल होती है, जब सर्किट में जो एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट हो, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट कौन हो जाएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो विदाउट इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पर रेजोनेंट की कंडीशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो सेम एज इट इज वही का वही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या प्रोपोगेटिव वेव के लिए जो हम वेलोसिटी लिखते हैं, तो ये सेम केस को फॉलो करता है, जिसमें हम वेलोसिटी को कैसा लिख सकते हैं, वेलोसिटी हो जाएगा 1/√LC। यहाँ पर जो L है ना, ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, और कैपेसिटेंस जो C है, ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। हम इन अनदर वे हम इसको कैसा नोट करवा सकते हैं, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ डिवाइड बाय √εr/μr। ठीक है, यहाँ पर εr क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, और ये μr क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, या फिर हम इसे इन अनदर वे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2πf डिवाइड बाय √BXL। ठीक है, क्या हो जाएगा, BXL। यहाँ पर B क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो जाएगा, और ये XL क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, या फिर इन अनदर वे हम इसको और क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं λf। ठीक है, बट अभी हम इसको यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसको आगे चलकर इसको और इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर बात करूं तो ये L क्या हो जाएगा, तो L हो जाएगा, ठीक है, L क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस ऑफ लाइन पर यूनिट लेंथ, जो कि L को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन के केस में जो हमारा पैरामीटर होगा इंडक्टेंस L,
उसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 2 पाई ln d बाई आर। ठीक है, ये हो जाएगा इंडक्टेंस। और यहाँ पर कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, इसको हम कैसे लिखेंगे, हेनरी पर मीटर। और कैपेसिटेंस C क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस C हो जाएगा ये भी हो जाएगा क्या, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जिसमें हम कैपेसिटेंस C को कैसा लिख सकते हैं, तो कैपेसिटेंस C को लिखने के लिए ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ln d बाई आर। ये हो जाएगा क्या, फेराड पर मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, फेराड पर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा हमारा क्या, रिलेटिव। एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर हो जाएगा हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। और म्यू आर क्या हो जाएगा, तो म्यू आर हो जाएगा म्यू आर क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या हो जाएगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और जो म्यू नॉट है ये हो जाएगा क्या, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो जो यहाँ पर 0 ओ लिखा हुआ या फिर नॉट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, एब्सोल्यूट के लिए यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, और म्यू नॉट क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट हो जाएगा यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो ये जो 3 इंटू 10 की पावर 8 जो लिखा जाता है, ये वेलोसिटी किसके लिए हो जाएगी, ये जो इतना केस होगा, ये 3 इंटू 10 की पावर 8, ये आइडियल लाइन के लिए वेलोसिटी लिखी जाती है। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये जो वेलोसिटी का फार्मूला है, ये क्या हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ के लिए होगा। किसके लिए होगा, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये किसके लिए होगी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी होगी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसका जो यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। और इसको हम ये जो लिख रही है हो जाएगा पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल आया है इस बेस पे, तो हमको ध्यान रखना है यहाँ पर इंडक्टेंस भी क्या होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन के लिए नहीं होगा। ठीक है, और 1 मीटर, मीटर में दिया हो तो सिर्फ 1 मीटर के लिए, किलोमीटर में दिया हो तो सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए दिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कैपेसिटेंस सी का भी सेम केस है, ये भी क्या होना चाहिए, पर यूनिट लेंथ का केस ही रखा जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर ऑल ओवर जो वेलोसिटी का ये जो फार्मूला होगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर ओनली पर यूनिट लेंथ के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बात करें तो देखो यहाँ पर जो बी है वो क्या है। ठीक है, बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बी जो है वो क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा यहाँ पर, बी क्या हो जाएगा, ये है क्या, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ठीक है, ये क्या है, बी यहाँ पर क्या है, कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। और बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, बी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पाई एफ, और ये क्या हो जाएगा, सी, 2 पाई एफ सी। ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस। और एक्सेल का तो हम सबको पता ही है क्या है, तो एक्सेल हो जाएगा क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव
रिएक्टेंस। और एक्सएल को हम कैसे लिखेंगे, तो एक्सएल हो जाएगा क्या, 2 पाई एफ एल। ठीक है, ये जो एक्सएल भी हमारा क्या है, पर यूनिट लेंथ है, हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या है, ये भी पर यूनिट लेंथ है। ये क्या दिया जाएगा, तो ये क्या में दिया जाएगा, महो में या सीमेंस में दिया जाएगा, सीमेंस पर किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन ओम। ठीक है, मैं इसका यहाँ पर यूनिट भी लिख देता हूँ, ये महो में लिखा जाएगा और ये काय में लिखा जाएगा, ये हो जाएगा ओम में। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ दी हुई है। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, तो देखो अब हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी जो होगी, यदि हमको ओवरऑल लेंथ के लिए लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे उसको। ठीक है, हम उसको ओवरऑल लेंथ के लिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, पर यूनिट लेंथ के लिए लिख गई थी। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, वेलोसिटी, ये किस प्रकार से लिखूंगा, तो वेलोसिटी जो मेरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई एफ, और यहाँ पर एल, ये एल हो गया। ठीक है, 2 पाई एफ एल डिवाइड बाय अंडर रूट बी एक्स एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी एक्स एल, ये भी मेरा एक फार्मूला होगा वेलोसिटी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्या आता है, कब आता है कंफ्यूजन, कि हमको वेलोसिटी अभी क्या है, किसके लिए दी थी, पर यूनिट लेंथ के लिए। हमारा ये एप्लीकेबल किसके लिए था, ओनली फॉर पर यूनिट लेंथ। बट ये जो वेलोसिटी है ये किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि हमको लेंथ दी हुई हो ट्रांसमिशन लाइन की, मान लो कि 500 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये वेलोसिटी का पूरा फार्मूला किसके लिए रहेगा, एप्लीकेबल है, यहाँ पर एल की वैल्यू आपका रखने वाले हो 500 किलोमीटर रखने वाले हो। बट इन केस आप, ठीक है, ये जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसको कैसे हम डील करेंगे, या फिर इसकी वैल्यू कैसे हमको न्यूमेरिकल में, ठीक है, दी हुई है। ठीक है, तो हम उसको कैसे देखने वाले हैं। तो देखो क्या होता है एक्चुअल में, कि मान लो एग्जाम में जैसे हमको दे दी कि लेंथ ऑफ द लाइन जो है, एग्जांपल के लेंथ जो है वो क्या दी हुई है, 500 किलोमीटर दी हुई है। ठीक है, ये क्या दी हुई है, लेंथ हमको दी हुई है कितनी, 500 किलोमीटर दी हुई है। और जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस दिया है, मान लो कि ये हमको 50 मोह दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है ये, और ये किसके लिए दिया होना चाहिए, ये हमको दिया होना चाहिए फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। यहाँ पर एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 500 ओम पूरी लेंथ के लिए, सॉरी 500 किलोमीटर, ये पूरी की पूरी लेंथ के लिए दिया होना चाहिए। इसी प्रकार एक्सएल भी कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा मान लो कि 25 ओम, और ये किसके लिए दिया होना चाहिए, ये भी पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन के लिए दिया होना चाहिए, 500 किलोमीटर के लेंथ के लिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि देखो मान लो जैसे हमने वेलोसिटी को यहाँ पर न्यूमेरिकल आया, और इसको हम कैसे यहाँ पर हैंडल करेंगे, तो लेंथ की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 500 किलोमीटर। इसी प्रकार यहाँ पर अभी 50 ओम क्या है, 50 ओम पूरे 500 ओम के लिए है, 500 किलोमीटर के लिए था, हम डायरेक्ट 50, और ये 25 भी पूरा 500 किलोमीटर के लिए, हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। बट हमको यदि लेंथ जो है 500 किलोमीटर दी हो, और यहाँ पर जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है ये 50 मोह पर किलोमीटर दिया हो, और ये एक्सेल क्या दिया हो, 25 ओम पर किलोमीटर दिया हो, तो आप डायरेक्ट 50 और 25 नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर 50 और 25 नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पर लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, कि यहाँ से 500 किलोमीटर को हटा दो, है ना, ये जैसे कि पर किलोमीटर वैल्यू दी हुई है, तो आप भी यहाँ पर वेलोसिटी क्या करोगे, सॉल्व करोगे किसके लिए, और ओनली 1 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तब वो कैलकुलेशन सही होने वाला है। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं कैसे, कि देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो कि हमको बी जो दिया हुआ है ये 50 मोह कितने के लिए दिया हुआ है, फॉर एल इज इक्वल टू 1 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है। ठीक है, या फिर ये क्या हो जाएगा, पर किलोमीटर दिया हुआ है। इसी प्रकार एक्सएल भी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 25 ओम पर किलोमीटर के लिए दिया हुआ है ना, कि ये 1 किलोमीटर के लाइन के लिए होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस केस में आप वेलोसिटी को किस प्रकार से हैंडल करने वाले हो, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू, आप पूरी लाइन की लेंथ तो 500 किलोमीटर दी हुई थी। ठीक है, बट जो बी है ये 50
मोह दिया हुआ, ये सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए दिया है। कितने के लिए दिया है? 1 किलोमीटर के लिए। और 25 ओम दिया है, ये भी सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 50 मोह दिया है ये 1 किलोमीटर के लिए, तो हमको 500 किलोमीटर लाइन के लिए यहाँ पर कैपेसिटी और एक्सेप्टेंस को लिखना पड़ेगा। ऐसे कैसी सेम एज इट इज यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस को भी आपको पूरे 500 किलोमीटर के लिए लिखना पड़ेगा। तो यदि आप इसका यहाँ पर मान लो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते भी हो, ये हो जाएगा 50 मोह पर किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर के लिए ये हो गया पूरा ये कैपेसिटिव ससेप्टेंस। सेम एज इट इज ये इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कितना हो जाएगा, तो ये 25 ओम है पर 1 किलोमीटर के लिए, तो हमको 500 के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यदि यहाँ से देखो 500 और 500 को बाहर लाओगे अंडर रूट के बाहर, तो ये वन टाइम बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से वेलोसिटी का फार्मूला ये क्या बन जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन। ठीक है, ये हो जाएगा 50, सॉरी ये 500 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 50 इंटू 25। तो ये 500 से 500 तो कट जाएगा, तो ये भी मेरा एक राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाहता हूं यहाँ पर। देखो मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लो, ठीक है, मान लो कि एफिशिएंटली आपने इसको तैयार भी कर लिया, बट जब न्यूमेरिकल आता है और आप इसका यदि एप्लीकेशन नहीं कर पाए तो पढ़ने का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमको ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, हमको ऐसी चीजें क्लियर रखना है कि हम वेलोसिटी को ऐसे कैसे इसमें कैसे हैंडल कर सकते हैं। जब हमको लेंथ दी हुई लाइन की 500 किलोमीटर और यदि हमको कैपेसिटिव ससेप्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस यदि पर किलोमीटर दिया हो, तब हम कैसे इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा इतना डिस्कस किया है। अब इसको मैं थोड़ा नोट करवा देता हूं आपको। ये वेलोसिटी किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन, ये हो जाएगा यहाँ पर वेयर वेयर एल क्या हो जाएगा, तो एल हो जाएगा लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। एल क्या हो गया यहाँ पर, लेंथ ऑफ द लाइन हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा कैपेसिटिव ससेप्टेंस। क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई एफ सी। ठीक है, बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा 2 पाई एफ सी, और इसमें क्या हो जाएगा एल जो होगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, ये एल मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे केसेस में हमको जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस दिया रहेगा वो पर किलोमीटर नहीं या पर मीटर नहीं दिया होना चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्ट वैल्यू हमको फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन के लिए दिया होना चाहिए। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 500 किलोमीटर की लाइन है, तो पूरी की पूरी 500 किलोमीटर की लाइन के लिए ही ये वैल्यू दी हुई रही होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। इसी प्रकार एक्सएल क्या हो जाएगा, तो एक्सएल ये हमारा हो जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये भी क्या होगा, ये भी होगा 2 पाई एफ एल, और ये भी क्या हो जाएगा फॉर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन। मतलब पूरी 500 किलोमीटर की लाइन दी हुई है फॉर एग्जांपल, तो ये पूरी की पूरी लाइन के लिए वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, पर किलोमीटर वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर जो हमको पूरी लाइन के लिए वैल्यू दी होगी उसी को यहाँ पर पुट करने वाले हैं और इस फार्मूले को यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आप लेंथ एल की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और बी और एक्सएल, बी मान लो कि हमको 50 मोह दिया हुआ है पूरी की पूरी लाइन के लिए, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा, और इसका आप यहाँ पर राइट आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये वेलोसिटी के बारे में हमने बात की। ठीक है, अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए देखो अब हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है,
इन चीजों का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पर यूनिट लेंथ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो आइडियल लाइन के लिए क्या होगी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी ओवरहेड लाइन के लिए क्या होगी और वेलोसिटी अंडरग्राउंड केबल के लिए क्या होगी, तो उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला केस हो जाएगा फॉर आइडियल लाइन, फॉर आइडियल लाइन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो फॉर आइडियल लाइन वेलोसिटी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है वेलोसिटी, तो आइडियल लाइन के लिए जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पर हम यूनिट में चेंज कैसे कर सकते हैं, मान लो कि हमको इसे मीटर पर माइक्रो सेकंड में लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸। अब मुझे सेकंड को क्या करना है, माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सेकंड को क्या करना है, माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो ये सेकंड है और मुझे इसे क्या करना है, माइक्रो सेकंड बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इसको, तो यहाँ पर मैं 10⁻⁻6 जो होता है ये किसको डिनोट करता है, माइक्रो को डिनोट करता है। 10⁻�6 किसको डिनोट करता है, माइक्रो को डिनोट करता है। तो मैं यहाँ पर माइक्रो लिखने के लिए क्या करूंगा, पहले तो मैं 10⁻⁻6 से इसका डिवीजन करूंगा, तो ओनली डिवाइड करूंगा तो चल जाएगा क्या, इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई भी करूंगा 10⁻⁻6 से और डिवीजन भी करूंगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर 10⁻⁻6 से मैंने इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया, और 10⁻⁻6 से मैंने क्या कर दिया, इसका डिवीजन भी कर दिया। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब मैंने क्या बोला, 10⁻⁻6 किसको डिनोट करता है, तो 10⁻⁻6 से डिनोट करता है माइक्रो को, तो मैं 10⁻⁻6 की जगह क्या लिख दूंगा, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा माइक्रो। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 और ये मीटर, और डिवाइड बाय 10⁻⁻6 को मैंने क्या लिख दिया, माइक्रो सेकंड। तो देखो मेरी यूनिट कन्वर्ट हो गई किसमें, मीटर पर माइक्रो सेकंड में। अब मैं इसको आगे कैसे हैंडल कर सकता हूं, तो देखो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी, आधार क्या है, समान है, आधार क्या है, समान है, तो उनकी घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 8, और ये आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 8-6, कितना हो जाएगा, 8-6 मीटर पर माइक्रो सेकंड। मतलब कि ये कितनी आ गई वेलोसिटी आइडियल लाइन के लिए, तो ये हो जाएगी 3 इंटू 10⁻2 यानी कि 300, कितनी आ गई, 300 मीटर पर माइक्रो सेकंड। ये किसके लिए आ गई, तो ये आ गई आइडियल लाइन के लिए, ठीक है। आइडियल लाइन के लिए वेलोसिटी क्या होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसे यदि हमें यूनिट कन्वर्जन करना हो और मीटर पर माइक्रो सेकंड में लिखना हो, तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, आइडियल लाइन की हो जाएगी 300 मीटर पर माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ओवरहेड लाइन के लिए लिखेंगे, ठीक है, सेकंड। तो ये हो जाएगा फॉर ओवरहेड लाइन, ठीक है। ओवरहेड लाइन के लिए वेलोसिटी क्या होगी, तो ओवरहेड लाइन के लिए जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी कितनी, वो हो जाएगी 200 से 250 मीटर पर माइक्रो सेकंड। कितनी होगी, 200 से 250 मीटर पर माइक्रो सेकंड, ठीक है। और थर्ड अंडरग्राउंड केबल के लिए कितनी होगी, तो फॉर अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 40 से 50 मीटर पर माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक का ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रोपेगेटिव वेव को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने देख लिया कि वेलोसिटी को हम, यदि हमको सारे फंडामेंटल यदि पर यूनिट लेंथ दिया हो तो हम वेलोसिटी को कैसे डील करेंगे, ठीक है। उसमें जो हमारे फंडामेंटल दिए होते हैं, जैसे एल हुआ, सी हुआ, म्यू आर, म्यू नॉट, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बी और एक्सएल क्या हो जाएगा, ठीक है।
ये हमने थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन के लिए वेलोसिटी डिस्कस कर ली। यहाँ पर हमने ये देख लिया कि बी और एक्सएल यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू किस प्रकार दी जानी चाहिए और हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि मान लो कि आपको यदि ये पूरी लेंथ के लिए न देकर यदि हमको सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए दिया हो या लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू दी हुई है, पर किलोमीटर वैल्यू दी हुई हो, ठीक है, पर किलोमीटर वैल्यू दी हुई हो, तो आप यहाँ से एल, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ से एल को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि एल और एल यहाँ पर बाहर आएगा तो एल और एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एल और एल बाहर आएगा तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, हम इसको डील कर सकते हैं। फिर हमने बात कर ली कि आइडियल लाइन के लिए वेलोसिटी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरहेड लाइन के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ओवरहेड लाइन के लिए 200 से 250 मीटर पर माइक्रोसेकंड, जबकि आइडियल के लिए कितना था, 300 मीटर पर माइक्रोसेकंड। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड केबल के लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो अंडरग्राउंड केबल के लिए 40 से 50 मीटर पर माइक्रो सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉन्ग लाइन की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को। ठीक है, आप लोगों को नोट भी करते जाना है, ठीक है इसको, और जब भी लगता है कि आप बाद में जब भी लगे आप इसको रिवाइज कर सकते। बाकी गारंटी इस बात की कि ये कंटेंट सफिशिएंट है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम के लिए ये कंटेंट को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, इंटरप्रिटेशन लॉन्ग लाइन इक्वेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉन्ग लाइन इक्वेशंस। तो इसमें सबसे पहला जो हमारी सब रीडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, तो फर्स्ट हमारा ये रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड-सी, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड-सी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस में हम क्या नोट कर सकते हैं, इफ द लाइन if the line is terminated if the line is terminated in its characteristic impedance ZC, ठीक है, if the line is terminated in its characteristic impedance ZC, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इससे होगा then receiving an voltage VR
VR becomes equal to IRZC। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि लाइन को हम टर्मिनेटेड करते हैं, किसमें, लाइन को टर्मिनेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZC में, तो जो रिसीविंग एंड वोल्टेज VR होगा वो किसके बराबर होगा, IRZC के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से ऐसा नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, जो रिसीविंग वोल्टेज VR है वो क्या हो जाएगा, IRZC के बराबर हो जाएगा। इसमें आगे हम क्या ऐड कर सकते हैं, एंड देयर इज नो reflection and there is no reflection of either voltage wave और करंट वेव। ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ आइदर वोल्टेज वेव और करंट वेव। ठीक है, अब जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो करंट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज डिनोटेड बाय कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZC कैन बी रिटेन एज ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZC जो है उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZC जो हो जाएगा वो हो जाएगा √Z डिवाइड बाय Y। यहाँ पर जो Z की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा R प्लस J ओमेगा L, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा G प्लस J ओमेगा C। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, ये हो गया क्या, हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ठीक है, अब हम बात करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा, है ना, वो ओवरहेड लाइन के लिए कितना होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो होगा ओवरहेड लाइन के लिए 400 ओम के समथिंग होता है। ठीक है, जब इन केस आप क्या हो, सिंगल लाइन, ठीक है, या फिर सिंगल सर्किट लाइन, ठीक है, और यदि पैरेलल सर्किट लाइन हम यूज करते हैं तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना, 200 ओम हो जाएगा। और इसी प्रकार अंडरग्राउंड केबल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 40 से 50 ओम के समथिंग रहता है, या फिर हम उसको 40 ओम ही बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम इसमें ये ऐड कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, ठीक है, वो उसका जो फेज एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बिटवीन 0 to 15 डिग्री। ठीक है, 0 से 15 डिग्री के बीच में ही रहता है क्या, फेज एंगल, किसके लिए, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए। और हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, जो बंडल कंडक्टर होता है उसके केस में जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है उसकी लो वैल्यू होती है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होगा, लो होगा इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर। ऐसा क्यों होता है, तो देखो बंडल कंडक्टर में क्या होता है कि जो इंडक्टेंस होगा वो हमारा क्या होता है, कम होता है, किसमें, इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर, और जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होता है, ज्यादा होता है, किसमें, बंडल में। ठीक है, बंडल कंडक्टर में, तो कैपेसिटेंस लो होने के कारण कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लो हो गया, और कैपेसिटेंस यहाँ पर बढ़ने के कारण जो अगेन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, लो वैल्यू का होगा। तो हम ये नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट क्या नोट करेंगे, तो हम फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZC इज इक्वल टू 400 ohm for single circuit overhead line।
ठीक है, क्या हो जाएगा, ZC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 ओम हो जाएगी। जैसे कि मान लो ये हमारी लाइन है, ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये क्या है, सिंगल सर्किट लाइन है, तो इसके लिए ZC यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसके लिए, 400 ओम हो जाएगा, किसके लिए, सिंगल सर्किट लाइन के लिए। सेकेंड, ठीक है, आगे नेक्स्ट केस में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो ZC हो जाएगा कितना, 200 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा और डबल सर्किट या पैरेलल लाइन के लिए, डबल सर्किट ओवरहेड लाइन। ठीक है, तो ये कब होगा ऐसा, तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या है, डबल लाइन है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर पैरेलल लाइन है, तो इसके लिए जो ZC कितना हो जाएगा, तो इसके लिए ZC हो जाएगा 200 ओम। कितना हो जाएगा, तो इसके लिए ZC हो जाएगा कितना, 200 ओम। और नेक्स्ट यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ZC कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40 ओम, किसके लिए, फॉर अंडरग्राउंड केबल। इसके लिए हो जाएगा अंडरग्राउंड केबल के लिए। ठीक है, तो हम केबल को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से हम केबल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्या, केबल। केबल इसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंडरग्राउंड केबल के लिए ओवरहेड लाइन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, 400 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार अगेन ओवरहेड लाइन का ही केस रहेगा, बट वो क्या रहेगी, डबल सर्किट लाइन या पैरेलल लाइन होगी, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और अंडरग्राउंड केबल के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होगा, तो वो हो जाएगा 40 ओम। ठीक है, the phase angle of ZC usually between 0 to 15 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो जो फेज एंगल होगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए वो यूजुअली कितना होता है, 0 से 15 डिग्री के बिटवीन होगा। ठीक है, कितना होगा, 0 to 15 डिग्री के बिटवीन होगा। द बंडल कंडक्टर have lower value of characteristic impedance ZC. The bundle conductor have lower value of ZC. Since such lines have low value of inductance and high value of capacitance. ठीक है, then the lines with single conductor
सिंगल कंडक्टर पर फेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या नोट करवाया है, देखो मैंने ये नोट करवाया कि जो बंडल कंडक्टर होता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो होगा वो लो वैल्यू का होगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये मैंने आपको इन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला बता दिया है कि देखो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है, अंडर रूट जेड बाई वाई। जेड क्या है यहाँ पर आर प्लस जे ओमेगा एल, वाई क्या है जी प्लस जे ओमेगा सी। यदि एल की वैल्यू लो होगी तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी लो होगा, और यहाँ से सी की वैल्यू यदि हाई होगा तो अगेन कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए हम यहाँ पर ये पता लगा पा रहे हैं कि जो बंडल कंडक्टर होगा उसमें क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होगा, लो वैल्यू का होगा। और हाँ, यहाँ पर हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तो बंडल कंडक्टर का कंपैरिजन हम इससे कर रहे हैं कि जो लाइन होती है जिसमें पर फेस क्या हो, एक सिंगल कंडक्टर, वहां पर बंडल नहीं हो, या विदाउट बंडल से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के लिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और आप इसे रिवाइज करना। ठीक है, विदाउट रिवीजन आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। नोट कर लिया होगा। ठीक है, आपको नोट भी करते जाना है, और नोट करने के बाद इसको रिवाइज भी करते रहना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देखो जो टेक्निकल फंडामेंटल होते हैं और टेक्निकल कंटेंट होता है, आप उसको जितना रिवाइज करोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। समझ रहे हो ना, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा निखार आएगा। ठीक है, आपके फंडामेंटल में। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सर्ज इम्पिडेंस। ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड एस से। ठीक है, तो देखो ये भी एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का ही केस होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को लॉसलेस लाइन के लिए यदि बात करेंगे तो वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से क्या बन जाएगा, सर्ज इम्पिडेंस बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसे नोट कर लेते हैं। तो हम इसमें नोट क्या कर सकते हैं, तो देखो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि जब हम, है ना, लाइन को जब हम टर्मिनेट करते हैं किसमें, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में। ठीक है, लाइन को टर्मिनेट करते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस में, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो वो लाइन हमारी फ्लैट लाइन कहलाती है, या इनफाइनाइट लाइन, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, लॉसलेस लाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो जो टर्म जो जेडेस आ रहा है वो कहाँ से निकल के आ रहा है, तो जो जो टर्म जेडेस है यानी कि जो सर्ज इम्पिडेंस है वो किससे रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पर, तो वो रिलेटेड है, वो है लॉसलेस लाइन से। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे, द लाइन इज द लाइन इज terminated in
इट्स characteristic impedance ZC. The line is terminated in its characteristic impedance ZC is called, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोल देंगे, तो इज कॉल्ड फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन, या फिर हम उसको बोल देंगे क्या, इनफाइनाइट लाइन, या फिर हम इसको बोल देंगे क्या, इनफाइनाइट लाइन, या फिर इसको हम बोल देंगे क्या, लॉसलेस लाइन। ठीक है, क्योंकि जो फ्लैट लाइन होता है, ठीक है, फ्लैट लाइन में क्या ये हम कंसिडर कर रहे हैं वहां पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, ये लॉसलेस लाइन हो जाएगी, क्या बोल देंगे इसको हम, लॉसलेस लाइन। ठीक है, तो जो लाइन होगी लॉसलेस लाइन, उसे किसे हम बोलेंगे, तो वो हो जाएगी जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड से में हम टर्मिनेट करते हैं, वो हमारी फ्लैट लाइन हो जाएगी, या इनफाइनाइट लाइन हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, लॉसलेस लाइन हो जाएगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमारा क्या हो रहा था, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो रहा था हमारा अंडर रूट जेड अपॉन वाई, जिसको हमने लिखा था क्या, आर प्लस जे ओमेगा एल, ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और एडमिटेंस क्या हो रहा था, जी प्लस जे ओमेगा सी, क्या हो जाएगा, जी प्लस जे ओमेगा सी, इस प्रकार से हमने इसको नोट किया था। ठीक है, तो हम लिख देंगे द टर्म सर्ज इम्पीडेंस the term surge impedance ZS is reserved the term surge impedance ZS of the transmission line the term surge impedance ZS of the transmission line is reserved for लॉसलेस लाइन। ठीक है, जो सर्ज इम्पीडेंस जेडएस होगा, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होता है, या फिर वो जो रिजर्व होता है किसके लिए, लॉसलेस लाइन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लॉसलेस लाइन के लिए, ठीक है, ठीक है, तो लॉसलेस लाइन के लिए क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे फॉर लॉसलेस लाइन, ठीक है, लॉसलेस लाइन आर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर लॉसलेस लाइन आर क्या हो जाएगा, जीरो, और जी क्या हो जाएगा, जीरो, और जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूसेस, हम लिख देंगे एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस reduces to रियल नंबर। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वो रियल नंबर किसके बराबर हो जाएगा, रियल नंबर रूट एलसी के बराबर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस रिड्यूसेस टू रियल नंबर, जो कि रियल नंबर क्या होगा, रूट एलसी हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होगा वो रिड्यूस होगा और किसके बराबर हो जाएगा, जेडएस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रूट एलसी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सर्ज इम्पीडेंस क्या बन जाएगा, तो सर्ज इम्पीडेंस हमारा बन जाएगा 0 प्लस जे ओमेगा एल, और ये हो जाएगा क्या, 0 प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जे से जे को कैंसिल कर देंगे और ओमेगा से ओमेगा को कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारा सर्ज इम्पीडेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा,
तो सर्ज इम्पीडेंस हमारा क्या बचेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा सर्ज इम्पीडेंस, जो कि क्या हो जाएगा अंडर रूट एल बाई सी बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज क्या ऐड कर सकते हैं, तो देखो ये जो एल और सी है ये हमारा क्या है, तो एल और सी हमारा क्या यहाँ पर किलोमीटर दिया हुआ है। मान लो कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के केस में हमको कैसी वैल्यू दी हुई थी पर किलोमीटर, ये मान लो हमको पर किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमको यदि सर्ज इम्पीडेंस यदि ओवरऑल लेंथ के लिए लिखना हो तो, ठीक है, तो ओवरऑल लेंथ के लिए हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो ये मान लो ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए। मान लो कि हमको इस प्रकार से वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा इंडक्टेंस, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। और कैपेसिटेंस सी भी हमको कैसे दिया हुआ है, तो कैपेसिटेंस दिया हुआ है पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। कैपेसिटेंस सी भी हमको क्या दिया हुआ है, पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अब मान लो कि यदि हमको यहाँ पर मान लो कि लाइन की लेंथ दी हुई और हमको यदि 100 किलोमीटर लाइन के लिए पूछ लिया या 200 किलोमीटर लाइन के लिए पूछ लिया, तो हमारा जो इंडक्टेंस था एल और कैपेसिटेंस ये तो पर यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ के लिए यानी कि 1 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के लिए दिया हो। ठीक है, तो हम इसको सर्ज इम्पीडेंस को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो एल था यहाँ पर ये हमको 1 किलोमीटर के लिए दिया हुआ था। ठीक है, किसके लिए दिया, 1 किलोमीटर के लिए। हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 100 किलोमीटर लाइन के लिए लिखने जा रहे हैं, मतलब एल लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। और कैपेसिटेंस सी में भी एज इट इज, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वेयर वेयर एल क्या हो जाएगा, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। क्या हो जाएगा, एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, तो देखो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि हम एल से एल को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एल से एल को कैंसिल कर देंगे। तो जब हम एल से एल को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या हमें देखने मिल रहा है, तो हमें ये देखने मिल रहा है कि जो सर्ज इम्पीडेंस होता है ना, वो लाइन की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मतलब जो सर्ज इम्पीडेंस जेडएस होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, आपको यदि सर्ज इम्पीडेंस दिया हो वो 100 किलोमीटर की लाइन हो, 200 किलोमीटर की लाइन हो, 400 की लिए या 1000 किलोमीटर की लाइन हो, सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू सेम होने वाली है, उसमें चेंज नहीं आने वाला है, आप लेंथ में कितना भी चेंज कर लो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, लेंथ से ये लेंथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। थोड़ा टी जैसा बन गया, सॉरी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लेंथ से लेंथ को क्या कर दिया है, काट दिया है। ठीक है, तो अगेन मेरा सर्ज इम्पीडेंस जेडएस क्या हो जाएगा, ये अगेन रूट अंडर रूट एल बाई सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो सर्ज इम्पीडेंस जेडएस होगा, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस जेडएस जो होगा जेडएस इज independent of the length of the transmission लाइन। तो जो सर्ज इम्पीडेंस जेडएस क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के। ठीक है, ठीक है, यहाँ एल से एल काट दिया तो सर्ज इम्पीडेंस अगेन मेरा क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल बाई सी आ गया। ठीक है, अंडर रूट क्या आ जाएगा, एल बाई सी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ठीक है, फॉर एनी लेंथ
ठीक है। तो यहाँ से हमें ये देखने मिल रहा है कि हम यदि, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस का यदि नामकरण करें, ठीक है, इसका यदि हम नॉमिनेशन करें तो हम इसे और क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि एग्जाम में यदि हमने इसको ऐसा पूछ लिया कि ट्यून्ड इम्पीडेंस, तो हमें उसे देखकर यहाँ पर घबराना नहीं है या फिर चिंतित नहीं होना है कि यार ये क्या चीज आ गई है। ट्यून्ड इम्पीडेंस इज नथिंग बट सर्ज इम्पीडेंस, मतलब सर्ज इम्पीडेंस का हम यहाँ पर नॉमिनेशन करें तो इसी को हम सर्ज इम्पीडेंस बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लॉसलेस लाइन इम्पीडेंस बोलेंगे, इसी को हम फ्लैट इम्पीडेंस बोलेंगे, फ्लैट लाइन इम्पीडेंस, इसी को इनफाइनाइट लाइन इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, इसी को हम नेचुरल इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका नॉमिनेशन कर लेते हैं, तो इसको हम नोट कर सकते हैं कि इसे हम और क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं। तो जेडेस क्या हो जाएगा, तो जेडेस जो होगा उसे हम एक तो क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं, सर्ज बोल देंगे, या फिर हम इसको बोल देंगे क्या, फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन, या फिर इसको हम बोल देंगे क्या, नेचुरल, या फिर हम इसको बोलेंगे लॉसलेस, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, लॉसलेस के बाद ट्यून्ड, ट्यून्ड, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम इसको रेजोनेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, रेजोनेंट भी बोल देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसे और लास्ट में और क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट लाइन इम्पीडेंस, ठीक है। तो जेडएस क्या हो जाएगा, सर्ज इम्पीडेंस, फ्लैट लाइन इम्पीडेंस, नेचुरल इम्पीडेंस, लॉसलेस लाइन इम्पीडेंस, ट्यून्ड इम्पीडेंस, रेजोनेंट लाइन इम्पीडेंस, इनफाइनाइट लाइन इम्पीडेंस, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, सर्ज इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्ज इम्पीडेंस। तो देखो, जब भी सर्ज इम्पीडेंस टर्म जो पिक्चर में कब आई, तब हम जब हमने बात की किसकी, लॉसलेस लाइन की, ठीक है, ठीक है। उसके पहले तक ये क्या था, उसके पहले तक ये क्या था, ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कहलाता था। पर जैसे ही हमने यहाँ पर लॉसलेस लाइन के टर्म को लेकर आए, ठीक है, तो लॉसलेस लाइन या फ्लैट लाइन की बात की, तो वही हमारे कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से रिड्यूस होकर क्या बन गया, सर्ज इम्पीडेंस बन गया। क्या बन गया, सर्ज इम्पीडेंस बन गया, जिसकी वैल्यू क्या है, अंडर एलसी के बराबर है। किसके बराबर, अंडर एलसी के बराबर है। यहाँ पर जो इंडक्टेंस एल होगा और कैपेसिटेंस सी होगी, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पर यूनिट लेंथ होंगे, ठीक है। यदि इसको यदि हम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन के लिए लिखे, या फिर मान लो कि किसी भी लेंथ की लाइन के लिए लिखे हैं, तो सर्ज इम्पीडेंस में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो सर्ज इम्पीडेंस से जेडएस होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होता है किसका, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन का। तो इसके बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। अब आगे हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और हम इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे किसको, प्रोपेगेशन कांस्टेंट को, जो कि हमारा लॉन्ग लाइन में होता है, ठीक है। जब एबीसीडी पैरामीटर हमने डिस्कस किया था तो वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पर हमने देखा था प्रोपेगेशन कांस्टेंट को देखा था। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, और उसके जो जो पार्ट होता है उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, वहां पर रियल पार्ट की यूनिट क्या होने वाली है और इमेजिनरी पार्ट की यहाँ पर यूनिट क्या होने वाली है। और उसी को यदि हम आगे कंटिन्यू करें तो जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा वो लॉसलेस लाइन के लिए क्या होगा, उसके भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। आई होप कि आपने सब नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और आपको यदि लगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ।
फॉर लॉन्ग लाइन, ठीक है, लॉन्ग लाइन ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है हमारा प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या होगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। यहाँ पर जो गामा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा प्लस जे बीटा, क्या होगी, अल्फा प्लस जे बीटा। तो यहाँ पर जो हमारा अल्फा होता है वो क्या होता है, तो अल्फा हो जाएगा अटेन्यूएशन कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, अटेन्यूएशन अल्फा क्या हो जाएगा, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, एंड इट इज मेजर्ड इन, ठीक है, इट इज मेजर्ड इन it is measured in नेपर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर कि अल्फा क्या है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और इसे हम मेजर्ड किसमें कर रहे हैं, नेपर्स पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, इसकी यूनिट कभी भी पूछी जा सकती है आपको एजेई लेवल के एग्जाम में, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और बीटा क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा यहाँ पर फेस कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, फेस कांस्टेंट। ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड इन रेडियन पर यूनिट लेंथ। किसमें मेजर करेंगे, रेडियन पर यूनिट लेंथ में। ठीक है, इसका हमें दोनों का ध्यान रखना है यहाँ पर कि अल्फा क्या है, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा अटेन्यूएशन कांस्टेंट, जिसकी यूनिट क्या होगी, नेपर्स पर यूनिट लेंथ। और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ये फेस कांस्टेंट। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसको मेजर करेंगे इन रेडियन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा जो हमारा जो प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस जे बीटा। इन अनदर वे हम इसको ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट जेड वाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस, और ये क्या हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन एडमिटेंस, यानी कि जो शंट प्राचुर्यों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये देखा कि जो अल्फा प्लस जे बीटा है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, जेड की वैल्यू हम लिखते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल, इस प्रकार से लिखते हैं। और वाई को हम क्या लिखते हैं, जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ पर जेड हम क्या लिख रहे हैं, तो जेड हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा एल होता है, और वाई क्या होता है, जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, जी ओमेगा सी होता है। तो हम यहाँ पर बात किसके लिए करने वाले हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब बात स्टार्ट हुई थी लॉसलेस लाइन की ही, तो अगेन हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, लॉसलेस लाइन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं लॉसलेस लाइन। तो हम लिख देंगे फॉर लॉसलेस लाइन या इनफाइनाइट लाइन, क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। और साथ ही साथ क्या होगा, यहाँ पर देखो ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो यहाँ का रियल पार्ट भी 0 होगा, और अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो अगेन इक्वेशन को हम किस प्रकार नोट कर सकते हैं, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी जे बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा जे ओमेगा एल, और ये हो जाएगा क्या, जे ओमेगा सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जे ओमेगा सी, और ये हमारा कहां पर बंद हो जाएगा, अगेन अंडर रूट में। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, बाहर लेंगे, है ना,
जे और जे, ये जे स्क्वायर को बाहर लेंगे तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे, ओनली जे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जे बीटा। जे बीटा को जब हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आके जे हो गया ओमेगा और ओमेगा भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली ओमेगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट एल सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एल सी। यहाँ पर एल क्या है, एल यहाँ पर इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, कैपेसिटेंस सी क्या है, पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, ध्यान रखना है हमको, यहाँ पर एल और सी क्या हो जाएंगे, ये दोनों पर यूनिट लेंथ दिए हुए हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ये जो बीटा है, जे से जे क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, कैंसिल आउट कर दूंगा तो जो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा रूट एल सी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा रूट एल सी हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है, मेरा फेस कांस्टेंट है, क्या है, मेरा फेस कांस्टेंट है। और ये किसके लिए होगा, ये प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी होगा। ठीक है, यही फेस कांस्टेंट होगा, यही प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा, किसके लिए, ओनली फॉर लॉसलेस लाइन। ठीक है, किसके लिए होगा, ओनली फॉर लॉसलेस लाइन। तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फेस कांस्टेंट हो जाएगा, फेस कांस्टेंट हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहलाएगा, प्रोपोगेशन गेशन कांस्टेंट भी होगा, किसके लिए, ओनली फॉर लॉसलेस लाइन, किसके लिए, लॉसलेस लाइन के लिए। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है कि यदि हमको लॉसलेस लाइन दे दिया और यदि प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोला तो हमको क्या लिखना है, डायरेक्टली हमको फेस कांस्टेंट लिखना है, और फेस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ओमेगा रूट एल सी। यहाँ पर देखो ये अंडर रूट एल सी जो है ये किसको रिलेट करता है, तो अंडर रूट एल सी कहीं ना कहीं वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेटिव वेव को ही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें आगे क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसमें आगे ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि देखो जो हमारा बीटा है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट वेलोसिटी क्या हो जाती है, 1/√LC। ठीक है, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी 1/√LC होती है। तो यहाँ पर जब √LC ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर √LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो हमारा बीटा होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं क्या, 2πf लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओमेगा को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 2πf लिख दिया। ठीक है, ओमेगा को क्या लिख दिया, 2πf लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर √LC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/वेलोसिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/वेलोसिटी, ये हो जाएगा क्या, रेडियन पर यूनिट लेंथ था। ये क्या हो गया, बीटा हो जाएगा रेडियन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, हमारा फेस कांस्टेंट, यही हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा किसके लिए, लॉसलेस लाइन के लिए। अब ये रेडियन पर यूनिट लेंथ है, हम इसको और कैसा लिख सकते हैं, तो देखो हम बीटा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2πf बाय यहाँ पर वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, ये हो जाएगी क्या, वेलोसिटी v। अब देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू यदि 180 रख दें तो ये जो यहाँ पर फेस कांस्टेंट ये किसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा, इन डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री पर यूनिट लेंथ था। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, किससा लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 × 180 × f बाय वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, डिग्री पर यूनिट लेंथ था। ठीक है, ये मैं आपको इतना बार बार क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल में जब हम इनको एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पर फंस जाते हैं। ठीक है, उसको हम डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल में वैल्यू हमको डायरेक्ट नहीं दी हुई रहती है। ठीक है, वो अरेंज करना पड़ता है, या तो यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है,
या तो वो पर किलोमीटर दिया हो, यानी कि पर यूनिट लेंथ दिया हो सकता है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन दिया हो, वहां पर फंस जाते हैं। तो उससे अच्छा उसका पढ़ने का मतलब क्या है, जब हम उसको यहाँ पर प्रोडक्टिव नहीं बना सकते एग्जाम में, तो मैं आपको बार बार ये चीज नोट करवा रहा हूँ, ये पर यूनिट लेंथ दी हुई है, क्योंकि ये यही हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। यही तो हम सीखते हैं एग्जाम में जब अटेम्प्ट करते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं कि यार मैं इन चीजों पे ध्यान दे लेता। तो इस प्रकार से हमको इसी चीजों पे बार बार ध्यान देना है और नोट करना है, ठीक है। क्योंकि ये दिखने में बहुत इजी दिख रहा है, ठीक है, पर जब भी एग्जाम में चीजें सामने आती है हम घबरा जाते हैं और वहां पर हम गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पर ये जो होगा ये रेडियन होगा, ये रेडियन में होगा पर यूनिट लेंथ, क्या किस में हो जाएगा, पर यूनिट लेंथ। और ये क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा इन डिग्री पर यूनिट लेंथ, क्या हो जाएगा, इन डिग्री पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर देखो जो वेलोसिटी v है, ठीक है, इसको हम यहाँ ले जाएं और बीटा को हम यहाँ पर नीचे ले आए तो क्या होगा, ठीक है। तो जब भी हम इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो हम वेलोसिटी को इस प्रकार से लिख सकते हैं 2πf डिवाइड बाई बीटा, क्या हो जाएगा 2πf डिवाइड बाई बीटा। ये आ गया यहाँ पर क्या हमारा वेलोसिटी, यहाँ पर बीटा ये ध्यान रखना ये क्या है, यहाँ पर यूनिट लेंथ दिया मतलब यूनिट, यहाँ जो वेलोसिटी होगी ये भी यहाँ पर आगे कैसी लिखी जा रही है, यहाँ पर ये वेलोसिटी भी हमारी लिखी जा रही है किसके लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए लिखी जा रही है, ठीक है। ये किसके लिए लिखी जाएगी, तो ये लिखी जा रही है किसके, पर यूनिट लेंथ के लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए लिखी जा रही है। क्यों, क्योंकि जो हमारा फेस कांस्टेंट है अगेन वो किसके लिए था, वो हमारा था रेडियन पर यूनिट लेंथ था। तो वेलोसिटी में हमारे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर किसके लिए लिखी जा रही है, पर यूनिट लेंथ के लिए लिखी जा रही है। अब हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि देखो जो हमारी वेलोसिटी होगी उसको हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, जो 2π बाई बीटा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेमडा एफ, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर lambda is the wavelength of the line। तो यहाँ पर देखो ये जो लेमडा है ये क्या है, तो ये लेमडा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ द लाइन, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइन। यहाँ पर लेमडा क्या हो जाएगा, तो लेमडा हो जाएगा हमारा किसको डिनोट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 2π बाई बीटा को, किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है, तो ये लेमडा हो जाएगा किसके, 2π बाई बीटा के बराबर। तो ये हमारा यहाँ पर डिस्कशन हो गया है, ठीक है, जिसमें हमने लॉसलेस लाइन कंसिडर किया था, जिसके लिए हमने प्रोपेगेशन कांस्टेंट को एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है। और यही लॉसलेस लाइन के लिए फेस कांस्टेंट होगा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट होगा, जो कि क्या होगा 2πf बाई वेलोसिटी v, ये हो जाएगा रेडियन पर यूनिट लेंथ। और ये 2 इंटू 180 यानी 360f बाई वेलोसिटी v क्या हो जाएगा, ये डिग्री पर यूनिट लेंथ के लिए देखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसी को अरेंज किया, जब हमने इसको अरेंज किया तो हमने ये देखा कि देखो वेलोसिटी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं 2πf बाई यहाँ पर फेस कांस्टेंट बीटा, ये हो जाएगा क्या, पर यूनिट लेंथ। तो हमने यहाँ से ये देखा कि 2π बाई बीटा तो जो क्या होता है हमारा, ये लेमडा के बराबर होगा, जो कि क्या है, वेवलेंथ ऑफ द लाइन है। इसको हमने यहीं पे डिनोट कर दिया कि लेमडा को हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पर 2π बाई बीटा की जगह पे लिख रहे हैं लेमडा को, ठीक है। अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल लेंथ जो होगी लाइन की वो भी रेडियन में ही यहाँ पर मेजर की जाती है, ठीक है। और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं फेस कांस्टेंट से ही होता है। जब हम इसी फेस कांस्टेंट को यदि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन के लिए देखेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द लाइन हो जाएगा। जैसे कि ये बीटा जो है हमारा किसके लिए, पर यूनिट लेंथ के लिए दिया है। फॉर एग्जाम्पल यदि इसमें हम एल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर एल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं और आते रहे हैं, ठीक है। तो हमको ऐसी चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं इसी में थोड़ा छोटा सा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा
इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ दी, ज्यादा नीचे हो जाएगा फिर वही दिक्कत आएगी, ध्यान नहीं जाएगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बीटा एल, ठीक है, बीटा एल, ये हो जाएगा क्या, रेडियन में, ठीक है, किसमें, रेडियन में, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर लेंथ होगा तो मीटर किलोमीटर में नहीं, ये किस में हो जाएगा, रेडियन में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल लेंथ होगी, इलेक्ट्रिकल लेंथ होगी, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2πf वेलोसिटी इंटू एल, ये किस में हो जाएगा, रेडियन में, रेडियन में, ठीक है। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये किस में हो जाएगा, ये डिग्री में हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिग्री में हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल लेंथ, क्या हो जाएगा, ये भी हमारी इलेक्ट्रिकल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी क्या, इलेक्ट्रिकल लेंथ 2πf डिवाइड बाई वेलोसिटी इंटू एल, ठीक है। इसे हम यहाँ पर भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, बीटा एल इंटू 180 डिवाइड बाय पाई, ये क्या हो जाएगा, इन डिग्री हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, हमारी इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ दी लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे कि लॉसलेस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, जो पाई नेटवर्क है, ठीक है, उसके पैरामीटर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, ध्यान रखना, ये क्या है, वेलोसिटी है लाइन की, रिप्रेजेंट लॉसलेस लाइन एज पाई नेटवर्क, क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉसलेस लाइन को, कैसे, पाई नेटवर्क के तरह, ठीक है। तो देखो वहां पर पाई नेटवर्क में जो हमारा पैरामीटर ए होगा और डी आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, 1 प्लस वाई जेड बाई 2, किसके बराबर होगा, 1 प्लस वाई जेड बाई 2 के। हमें ध्यान ये रखना है कि देखो जो लॉन्ग लाइन होती है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल भी होता है, और एज वेल एज क्या होता है, सिमेट्रिकल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा सी, और सॉरी
जी प्लस जे ओमेगा सी, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई 2। आप लॉसलेस लाइन यहाँ पर देख रहे हैं, तो लॉसलेस लाइन के लिए आर और जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लॉसलेस लाइन आर क्या हो गया, 0 हो गया, और जी भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, दोनों क्या हो गए, 0 हो गए। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए या डी की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस जे ओमेगा सी जे ओमेगा एल बाई 2, ये हो जाएगा 1। देखो जे और जे का वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। मैं आपको बता दूं जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू डी, क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 ओमेगा स्क्वायर एल सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 2। अब हम जानते हैं कि जो फेज कांस्टेंट बीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा रूट एल सी के बराबर होती है। किसके बराबर होगी, ओमेगा रूट एल सी के बराबर होती है। तो यदि मैं यहाँ बीटा का स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट एल सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट एल सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एल सी के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर होगा, अंडर रूट एल सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एल सी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी, ठीक है। तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा, लॉसलेस लाइन के लिए ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू पुट अप कर दे, ठीक है। अब ये एक चीज का हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये जो है नेटवर्क, ठीक है, ये नेटवर्क को कौन सा नेटवर्क है, तो ये होता है हमारा लम्प्ड नेटवर्क। लम्प्ड नेटवर्क मतलब यहाँ पर जो पैरामीटर होंगे वो हमारे क्या होंगे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन दिए रहते हैं, ठीक है। लम्प्ड नेटवर्क में जो पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लाइन, मतलब पूरी की पूरी लेंथ के लिए एक ही जगह पे हम उनको क्या करते हैं, लम्प्ड करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पॉइंटेड करते हैं। तो यहाँ पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो देखो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ एल डिवाइड बाई वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 4 थ्रू आउट दी लेंथ, ठीक है, 4 थ्रू आउट दी लेंथ, ये क्या हो गया हमारी बीटा की वैल्यू। अब इसी को हम पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 पाई एफ एल डिवाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा पैरामीटर, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का डिस्कशन हमारा यहाँ तक का हो गया है, ठीक है। इसमें हमने लॉन्ग लाइन को लॉसलेस लाइन को कंसिडर करके हमने क्या किया, उसको पाई नेटवर्क के टर्म में रिप्रेजेंट किया, और उसी को हमने कंपैरिजन करते हुए देख लिया कि लॉसलेस लाइन के लिए जो पैरामीटर ए या डी की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 होगी। यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो हमने जब कंसिडर किया था क्या पर पाई नेटवर्क,
तो ये कौन सा होता है, एक प्रकार का लम्प्ड नेटवर्क होता है जिसमें पैरामीटर क्या होता है, थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ दी लाइन रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी वो हमने क्या रखा है यहाँ पर 2 पाई एफ एल डिवाइड बाई वेलोसिटी, यहाँ पर एल का मल्टीप्लाई इसीलिए हमने किया क्योंकि हम यहाँ पर इसको भी क्या रखेंगे, थ्रू आउट दी लेंथ ऑफ दी लाइन रख रहे हैं। तो यहाँ पर पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इंटू 2 पाई एफ एल डिवाइड बाई वेलोसिटी का होल स्क्वायर। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें हमारे द्वारा आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बाद मैंने आपको बताया था कि हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को, ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर की टर्म में लिखने वाले हैं, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं वो हम बात करेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपसे एक ही आशा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसमें और भी कुछ आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको इसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।